Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए, जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेज हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11-12 हो, लेट्स से फिर तो MPSC हो, UPSC हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेज हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. बोलते हैं तो हराइजन इज बेसिकली द लाइन ऑफ साइट जहां पे तुमको दिखता है. मतलब इसके नीचे का तुमको नहीं दिखेगा, ये क्षितिज है. मतलब इसके नीचे का तुमको पार्ट नहीं दिखता है तुम्हारी आंखों को. तो ये तुम्हारी आंखों से लाइन निकल रही है. इसके ऊपर आया तो ही कुछ दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा. अब मान लो सूरज उग रहा है, मतलब राइज हो रहा है. तो सूरज फिलहाल यहां पर है. सूरज कहाँ है? यहां पर, फिलहाल यहां पर है. उसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं. ये वाला. अब टेक्निकली सूरज तुमको दिखना नहीं चाहिए. टेक्निकली तुमको सूरज क्या होना चाहिए? दिखना नहीं चाहिए. फिर दिखता क्यों है इतना जल्दी? तो वो होता है एटमॉस्फेयर की वजह से. अब वो कैसे? देखो, इसमें से रे ऑफ लाइट निकलती है. किसमें से? तुम्हारे सूरज में से. वो एकदम सीधे जाने वाली रहती है. कैसा? एकदम सीधा जाने वाली रहती है वो. एकदम सीधा जाने वाली रहती है वो, ऐसा. लेकिन बीच में किसको टकराती है वो? एटमॉस्फेयर को टकराती है. और एटमॉस्फेयर उसी प्रकाश को क्या करता है? यहाँ पर बेंड कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है. और रिफ्रैक्ट करने के बाद आपकी आंखों में चला जाता है फिर. मतलब इन शॉर्ट, अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो प्रकाश कैसे जाता? सीधा जाता लाइट. तुमको दिखता ही नहीं. लेकिन ये तुमको दिखना शुरू हो गया हराइजन के पहले भी. तुमको दिखना शुरू हो गया. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर तुमको दिखा रहा है. तो ऐसे लगता है जब तुम्हारी आंखें इसको कनेक्ट करती हैं, जब आंखें तुम्हारी कनेक्ट करती हैं, तो ऐसे लगता है कि भाई सूरज यहां पर है. टेक्निकली वो वहां पे नहीं है. वो स्टार के जैसा कंडीशन हो रहा है. मतलब इट्स नॉट देयर, यू फील इट इज देयर. तो ये कितना टाइम रहता है? ये कितने टाइम पहले शुरू होता है? तो दैट इज 2 मिनट्स. 2 मिनट पहले दिखना शुरू कर जाता है तुमको. मतलब सूरज नीचे है, लेकिन वो क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर तुमको दिखा रहा है कि वो सूरज आपको हॉराइजन के ऊपर. एंड जब आप आपकी आंखें उसको कनेक्ट करती है तो आपको ऐसा लगता है कि सूरज यहाँ पर है. ये फॉल्स पोजीशन है. दिस इज एपरेंट पोजीशन. और ये ट्रू पोजीशन उसकी एक्चुअल. तो ये सुबह का हो गया, ये सनराइज का हो गया. सनसेट का भी वही नाटक है. सनसेट का भी क्या है? वही नाटक है. कैसे? देखो, ये ये तुम्हारा हराइजन. सूरज ऊपर से आ रहा है. सूरज ऊपर से नीचे आ रहा है. अब प्रॉब्लम क्या है? जब वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, अभी तो फिलहाल तो तुमको दिख ही रहा है, कोई इश्यू नहीं है. लेकिन जब वो ऊपर से नीचे गया, यहां पर गया, डूबने के बाद भी तुम्हारे सामने एक एटमॉस्फेयर का लेयर है. करेक्ट? तो डूबने के बाद भी जब इसकी रे ऐसी निकलती है सीधा, तो क्या होगी? टकराएगी और तुम्हारी आंखों में फिर से जाएगी. बेंडिंग. मतलब वो डूब चुका है फिर भी तुमको दिख रहा है. ऐसा कितनी देर होता है? 2 मिनट. अब तुम बताओ, सुबह के 2 मिनट, शाम के 2 मिनट, टोटल कितना मिनट तुमको एक्स्ट्रा सूरज दिखता है? एक्स्ट्रा सूरज 2 मिनट एंड 2 मिनट, टोटल 4 मिनट. सुबह का 2, शाम का 2, 4 मिनट कंप्लीट. तो 4 मिनट कंप्लीट तुमको एक्स्ट्रा दिखता है सूरज. एंड दैट इज ड्यू टू व्हाट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. सो लेट मी आस्क अबाउट दिस. फिर कैसा उस पैराग्राफ को भी गया इग्नोर? ये वाला एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट वाला.
ओके, इसको अंडरलाइन कर लो, 2 मिनट एंड 2 मिनट। इसको यहाँ पे एरो करके लिखना, टोटल 4 मिनट्स। समटाइम्स ये भी क्वेश्चन आ सकता है तुमको एमसीक्यू में, टोटल कितना मिनट एक्स्ट्रा दिखता है सूरज तुमको? 4 मिनट्स। हाँ, ये इसको एक अंडरलाइन कर लो। अभी तुमको मैंने सनराइज और सनसेट के बारे में बताया ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि सूरज थोड़ा फ्लैट हो जाता है ना सनराइज सनसेट के वक्त, एकदम पतला दिखता है। हाँ, तो वो क्यों दिखता है? वो भी इसी की वजह से, सेम सेम रीजन, रिफ्रैक्शन। लेकिन कैसा है ना, उसका सेपरेट टॉपिक ना होने की वजह से बच्चों को पता नहीं चलता है कि भाई उसका आंसर क्या है। इसको अंडरलाइन करो, स्टार करो। ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सन सन की जो डिस्क है वो फ्लैट दिखती है, तो वो इसी की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए, अंडरलाइन आई होप आपने कर लिया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। वी कैन गो विथ स्कैटरिंग नाउ। स्कैटरिंग की बात करते हैं। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अगर 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 यहां से एक नदी जा रही है, ठीक है, नदी जा रही है, और यहां पर एक ऐसा बहुत बड़ा पत्थर है सपोज सामने, रिवर के साथ क्या होगा बता सकते हो? यहां जब उसको टच करेगी तो क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन। It will help you to understand the phenomenon, but you have to get connect, let's say you have to stay connected with the topic. आपको आंसर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। जब नदी आ रही है, बीच में बहुत बड़ा पत्थर है, तो क्या होगा? यस, एक तो पाथ चेंज कर सकता है, लेकिन हमको ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है? दो पार्ट्स में जो डिवाइड हो जाता है वो, मतलब बेसिकली नदी के दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक उधर जाएगी एक इधर जाएगी। करेक्ट। नाउ अनदर क्वेश्चन फॉर यू। अगर अगर सेम नदी है लेकिन पत्थर छोटा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने एकदम छोटा बनाया है। अब बताओ, अब क्या होगा? उसके ऊपर से चली जाएगी, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? नो इफेक्ट। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इफेक्ट डिपेंड करता है साइज के ऊपर। इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साइज के ऊपर, मतलब बीच में क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पाथ चेंज होगा या फिर डिवाइड होगा कि नहीं ऑफ द रिवर। साइज के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ लेट अस अप्लाई द सेम लॉजिक फॉर आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लिए अप्लाई करता है। तुम बताओ, अगर हमारे पास हमारा लाइट किस कलर से बना हुआ है, मतलब लाइक 7 रंग है अलग अलग, विबजॉर इन रंगों से बना हुआ है, राइट? एंड इसी को हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं। अब तुम बताओ, अगर ये सभी आ गए, सभी आ गए, सबका एक चल रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर बीच में पार्टिकल आ गया एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का कोई बीच में पार्टिकल आ गया, तो इसमें से कुछ लोग अपना रास्ता बदलेंगे और कुछ लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैन आई से लाइक दिस? सम विल बी अफेक्टेड एंड सम विल नॉट बी। द रीजन बीइंग, क्योंकि पार्टिकल के साइज किसको, लेट्स से मतलब चेंज करवाता है, या फिर उसमें का उसका डायरेक्शन चेंज करवाता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द पार्टिकल के ऊपर। मतलब मान लो सपोज रेड आ गया, हो सकता है कि वो पार्टिकल की साइज इतनी छोटी हो कि वो रेड को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, रेड सीधा जा रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। हो सकता है कि एकदम जो वॉयलेट कलर का है, ये वाला, अब ये पार्टिकल की साइज अच्छी खासी हो और वो वायलेट कलर को डिवाइड कर रहा हो। करेक्ट, मतलब अपना जो व्हाइट लाइट है, इसके अंदर डिवाइडेशन हो रहा है, कलर्स का डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? डिवाइड हो रहा है, आपका जो लाइट है वो डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड कौन होगा? साइज के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टिकल के साइज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करेगा कि कौन सी लाइट डिवाइड हो रही है। तो मान लो सपोज एक आधा लाइट डिवाइड हो भी रहा है, सपोज पर्पल, पर्पल, या ऐसा डिवाइड हो गया, आगे जाके फिर से डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, एंड इट विल कीप ऑन गोइंग, मतलब ये चलता रहेगा सिलसिला, डिवाइड होते रहेंगे ये लोग। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, सब तरफ एक ही प्रकाश बचेगा, और वो कौन सा होगा? वॉयलेट। एग्रीड?
क्योंकि सब तरफ यही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, सब तरफ यही कलर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ऑब्वियसली द कलर दैट इज गोइंग टू रिमेन इज वॉयलेट। सही है। नाउ अप्लाई द सेम लॉजिक फॉर अवर स्काई। अपने स्काई का कलर क्या है? ब्लू, राइट? स्काई का कलर क्या है? ब्लू। अब तुम बताओ, इन सातों में से, इन सातों में से कौन सा कलर है कि जो अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से अपना स्काई ब्लू कलर का है? मतलब कौन डिवाइड हो रहा है इन सातों इसमें से? हु इज गेटिंग डिवाइडेड बिकॉज ऑफ विच वी आर सीइंग दिस अपना कलर? ब्लू कलर, राइट? इट मस्ट बी द ब्लू कलर, एंड उसी की वजह से अपने को पूरा आकाश ब्लू दिख रहा है। इस फेनोमेनॉन का नाम क्या है डिवाइडेशन का? इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग। तुमने ये वर्ड सुना है, तितर बितर होना? लाइक यू नो, लाइक जस्ट रन अवे। जैसे कि देखो कभी कभार कैसा ना, अगर सपोज चोर सपोज है, बहुत सारा चोरों का ग्रुप है, सपोज 5-6 लोग खड़े हैं, पुलिस आ गई तो कैसे भागते हो, तितर बितर, वैसा है वो। मतलब जो लाइट है वो क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है। तो फिर मुझे एक चीज बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल का साइज कुछ ऐसा है कि जो ब्लू को स्कैटर कर रहा है सिर्फ? अपने पार्टिकल की साइज कुछ इस तरह है कि सिर्फ वो एक ही कलर को स्कैटर कर रहा है? अब तुम बताओ, अगर अगर मुझे रेड को स्कैटर करना है, मान लो मुझे पूरा जो बादल, मतलब पूरा जो अपना स्काई है वो लाल बनाना है, तो मैं पार्टिकल का साइज को बढ़ाऊंगा कि कम होगा? क्या लगता है? ज्यादा पार्टिकल साइज के लिए, ज्यादा अगर तुम्हारा वेवलेंथ है तो पार्टिकल साइज ज्यादा चाहिए। रेड का बताओ, वेवलेंथ कैसा रहता है? ज्यादा। तो पार्टिकल साइज भी कैसा लगेगा? ज्यादा। पार्टिकल साइज भी कैसा लगेगा? लार्ज। मतलब अगर हम लोग लार्ज कर दिए तो हम लोग येलो, ऑरेंज, रेड ये भी देख सकते हैं क्या आकाश अपना? यस यू कैन। और हम लोग नीचे भी जा सकते हैं क्या? यस यू कैन गो विथ इंडिगो एंड वॉयलेट ऑल्सो, अगर आप पार्टिकल साइज को क्या करो, कम करो तो। मतलब बोथ सिचुएशंस आर पॉसिबल, लार्ज ऑल्सो, स्मॉल ऑल्सो। ओके, सो लेट अस रिवाइज दिस, लेट अस रिवाइज दिस, एंड फिर आपके डाउट लेते हैं। टॉपिक क्या है? स्कैटरिंग। क्या होता है स्कैटरिंग? बेसिकली डिवाइडिंग ऑफ लाइट, स्कैटर होना मतलब लाइट डिवाइड होना, इन शॉर्ट लाइट डिवाइड होना। कौन करता है डिवाइड? पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर। अगर अगर छोटे वेवलेंथ का ये है, लाइट है, तो आपको साइज कैसा चाहिए पार्टिकल का? पार्टिकल साइज स्मॉल ही चाहिए। पार्टिकल साइज कैसा चाहिए? स्मॉल ही चाहिए अगर आपका वेवलेंथ कम है जिसको आपको स्कैटर कराना है। अगर हाई वेवलेंथ का लाइट है तो पार्टिकल साइज भी ज्यादा चाहिए। पार्टिकल साइज भी कैसी चाहिए? लार्ज चाहिए। एंड व्हाट अबाउट आवर एटमॉस्फेयर? अपने पार्टिकल की साइज ऐसी है एटमॉस्फेयर की कि वो सिर्फ किसको स्कैटर करता है? सिर्फ ब्लू कलर को। अब वो साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। हम लोग चेंज नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, एटलीस्ट अपने पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वी कैन लेट्स से गो फॉर चेंजिंग ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड द अर्थ। तो अपना ब्लू कलर तब तक रहेगा जब तक ये पार्टिकल की साइज है, अगर बढ़ गया तो रेड में हो जाएगा, कम हो गया तो वायलेट में चला जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट, स्काई का कलर किसकी वजह से है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डाउट्स अगर है तो। बच्चों से ये मिस्टेक होती है, प्रॉब्लम क्या है, जब उनको ये बताया जाता है कि न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था और उनका एक्सपेरिमेंट सपोज उतना इफिशिएंट नहीं था या फिर कारीगर नहीं था, वाज नॉट हेल्पफुल, उनको ना खाली ये जोक याद रहता है कि हाँ बाबा, न्यूटन को लगा था कि भाई 7 कलर मिलने वाले हैं, मतलब 7, 1 से 7 मिल गए, 7 से कितने मिलेंगे। उनको खाली जोक याद रहता है, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता कि ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट भी न्यूटन ने ही किया है और ये वाला एक्सपेरिमेंट भी न्यूटन ने ही किया है। और एग्जाम में क्या करते हैं, वो इस तरह के शब्द देते हैं, इन इन न्यूटन्स सिंगल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इन न्यूटन्स, इन न्यूटन सिंगल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ऐसा। मतलब वो क्वेश्चन किसके ऊपर होगा? ये प्रिज्म के ऊपर। और अगर क्वेश्चन में दिया
इन न्यूटन्स डबल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, तो वो कौन सा किसके ऊपर होगा फिर? इसके ऊपर। बच्चे न्यूटन के बाद कुछ पढ़ते ही नहीं है, उनको क्या लगता है न्यूटन बोले तो फिर बस यही होगा फिर। ऐसा नहीं है, न्यूटन मतलब ये भी होगा, दिस ऑल्सो। ठीक है, आप खाली एक इतना पढ़ना कि भी सिंगल प्रिज्म बोला है कि डबल प्रिज्म बोला है, क्योंकि दोनों एक्सपेरिमेंट न्यूटन के हैं। चलिए, नाउ दैट पॉइंट सपोज लेट्स से कीपिंग अपार्ट, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा रेनबो के बारे में, तो चलो रेनबो के बारे में देखते हैं क्या हो रहा है। सो रेनबो, पहला पॉइंट, ये आपका जो रेन ड्रॉप है वो किसके जैसा काम करता है? एक प्रिज्म की जैसे। मतलब उसके अंदर लाइट आती है, ऑब्वियसली इट विल क्रिएट योर रेनबो, या फिर इट विल क्रिएट दैट स्पेक्ट्रम। अब लाइट आती है, लाइट आ गई पूरी, और फिर क्या होता है, सबसे पहले रेन ड्रॉप में जाते वक्त, रेन ड्रॉप मतलब कौन है? वाटर, और बाहर क्या है? एयर। तो यहां पर ये पहला पॉइंट, पहले जगह पे क्या होगा आपका? रिफ्रैक्शन। द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज रिफ्रैक्शन, करेक्ट। जो आपका पहला पॉइंट है यहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। द फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन। अब सेकंड पॉइंट, एक बार रिफ्रैक्शन होने के बाद सेकंड चीज, क्या यहां पर डिस्पर्शन होगा अंदर? रिफ्रैक्शन हुआ कि डिस्पर्शन? करेक्ट, रिफ्रैक्शन हो जाता है, लगेज डिस्पर्शन भी हो जाएगा, आपका 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्यों बताएं फिर? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सिर्फ 2 रेज इसलिए बताएं ताकि आपको समझ में आ सके। अब इसके बाद जो रेनबो आपका बनने के बाद सामने रेज आ जाएंगी, अंदर आ जाएंगी, रिफ्लेक्ट होती है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड, ओके इसको छोड़ो, हाँ, द रिफ्लेक्ट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स फ्रॉम लेट्स से आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। तो ये इंटरनली क्या करते हैं? खुद को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट हो क्या रहा है। एक सर्कल निकाल लेते बड़ा, तभी जाके पता चलेगा। बाहर से व्हाइट लाइट आई, क्या हुआ यहां पर? रिफ्रैक्शन। जो पहला पॉइंट है दैट इज रिफ्रैक्शन हो गया वहां पर। फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद तुरंत क्या हुआ? सेकंड स्टेप, डिस्पर्शन। सेकंड स्टेप, डिस्पर्शन। मतलब आपके 7 रंग तैयार हो गए। अब 7 में से हम लोग कितने बता रहे हैं? सिर्फ 2 बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, सो हमारे यहाँ पर एक रेड आ गया अंदर। अब रेड के साथ क्या हो रहा है? यहां पर जब वो टकराएगा तो यहां पर एक थर्ड स्टेप हो रहा है आपका, उसका नाम क्या है? दैट इज रिफ्लेक्शन। लेकिन कैसा? इंटरनल रिफ्लेक्शन रहता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा? सपोज लेटर से यहां पे रिफ्लेक्शन हो भी गया तो किधर जाएगा? सामने, या ऐसे। और यहां पर चौथा स्टेप होगा। वो चौथा स्टेप क्या होगा? रिफ्रैक्शन। चौथा स्टेप क्या हो गया? फिर से रिफ्रैक्शन। मतलब यहां से लाइट रे बाहर निकलेगी। 4 स्टेप समझ के लो। पहला स्टेप रिफ्रैक्शन, सेकंड स्टेप डिस्पर्शन, थर्ड स्टेप इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड फोर्थ स्टेप तुम्हारा पूरा लाइट बाहर चला जाएगा, फिर से रिफ्रैक्शन। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है इसमें? दे कैन अंडरस्टैंड द डायग्राम, दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि यहां पर रिफ्लेक्शन की जगह पे रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हम लोग रिफ्रैक्शन का पॉइंट यहाँ पे नहीं पकड़ रहे। हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्शन का पॉइंट नहीं पकड़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन। तो को पढ़ाते वक्त भी मैंने क्या बोला था कि अगर आपका लाइट रे है, आपका लाइट रे इंसिडेंट आया, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। कौन सा? एक तो रिफ्लेक्ट करेगा, पहला पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, रिफ्रैक्ट करेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब। मतलब साइमल्टेनियसली ये तीनों चीजें होती रहती। अब ऑब्वियसली मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होगा ये, मतलब किसी में रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, किसी में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, किसी में रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, एंड समटाइम्स तीनों साथ में रहेंगे। लेकिन हमको जो एक्सप्लेन करना है हम लोग उसी को लेंगे। अब तुमने देखा होगा पूरा लेसन में लाइट के पिछले चैप्टर में हमने एब्सॉर्प्शन की बात भी नहीं की, करेक्ट। तो वैसे ही यहां पर भी आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? सिर्फ ओनली रिफ्लेक्शन, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द रिफ्रैक्शन। तो यहां पर से जो आगे गया, अब क्या यहां पर भी बहुत कुछ होगा फिर? लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो भी होगा।
हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन की। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट रिफ्लेक्शन, अंदर क्या हो रहा है फिर। एंड व्हाट हैपेंस टू द वॉयलेट लाइट? वॉयलेट का भी वैसा ही होगा, वॉयलेट का भी वैसा ही होगा, सेम इस तरीके से। चलिए तो डाउट पूछ लेता देता हूँ। देखो, अगर बोर्ड एग्जाम होता तो तुमको स्टेप्स पूछते हैं, मतलब तुमको डायग्राम पूछते, तुमको स्टेप्स पूछते और ये सब लिखना पड़ता। लेकिन अगर तुम्हारा एमसीक्यू का टेस्ट है तो मुझे तो भी लगता है देयर कैन ओनली बी, सपोज बहुत ही कम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, आपको ये डायग्राम देंगे, उसके ऊपर लेबलिंग करेंगे जैसे कि नंबर्स, और आइडेंटिफाई करो कि 3 पे क्या हो रहा है, 4 पे क्या हो रहा है, 2 पे क्या हो रहा है। दे विल आस्क यू, मतलब जैसे हमने आइडेंटिफाई किया है कि भाई 1 2 3 4, ये आपको नंबर आएगा और पूछेंगे कि भाई 4 पे क्या हो रहा है, 3 पे क्या हो रहा है, एंड दे विल जस्ट आस्क यू। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज उसका लॉजिक। यहाँ पे 2 पॉइंट्स ध्यान में रखो। वाटर ड्रॉपलेट किसके जैसे काम करते हैं? स्मॉल प्रिज्म की जैसे। एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह काम करता है। ऑब्वियसली ग्लास स्लैब के जैसा तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लास स्लैब के जैसा फिर तो व्हाइट लाइट आया, व्हाइट लाइट वैसा ही जाएगा। तो किसके जैसा काम कर रहे हैं? प्रिज्म की जैसे। तो वो आपको एक याद रखना है, पहला पॉइंट। अनदर पॉइंट दे कैन आस्क यू क्वेश्चन इज कि पोजीशन ऑफ सन कहाँ चाहिए? अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। ये हमेशा ध्यान में रखना है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब जैसे कि आपका यहां सन है सपोज, तो इसी की दिशा में नहीं होगा, अपोजिट दिशा में होता है, क्योंकि लाइट रेज आने चाहिए ना उसके ऊपर। मतलब इधर अगर सपोज लेट से इस दिशा में आपका रेनबो बनेगा, इधर बनेगा आपका रेनबो, सामने अपोजिट साइड पे, नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ सन। लाइट रेज वैसा तैयार नहीं करते, इफेक्ट नहीं आता आपका, तो इट नीड्स टू बी ऑन अपोजिट साइड। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए बस, बाकी इसके ऊपर कुछ पूछ नहीं सकते आपको। कहाँ गया वो पॉइंट? हाँ, इसको अंडरलाइन कर लो। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। ओके, तो ये इसको एक अंडरलाइन कर लो। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से होता है मेजर। एंड क्या हमेशा बारिश होके जानी चाहिए फॉर दिस? तो इट इज नॉट कंपल्सरी। आप ये वाटरफॉल या फिर वाटर फाउंटेन के वहां पे भी दिखता है। वहां पे कैसा होता है ना, वाटरफॉल के वहां पे पूरा पानी अपना एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के ऐसा उड़ते रहता है। अगर सन है वहां पे अपोजिट साइड पे, तो आपको वहां पर भी रेनबो दिखेगा, मतलब इवन इन वाटरफॉल्स। चलिए तो, चलिए सो आपके पास लेट्स से कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? आपके पास कुछ ऑब्वियसली भी समय दिया जाएगा टू आंसर द क्वेश्चन, और आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल सॉल्व इट, ठीक है? चलिए, सो अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। ओके, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में? इफ़ अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर के आगे का देख नहीं पा रहा है, ठीक है, पर्सन। तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो लेट्स से हाउ ही कैन डील विद इट, व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड ही यूज़? तो मैं मेरा समय इसमें ये कर लेता हूँ, सपोज क्लॉक में। आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट होगा, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, फाइन? चलिए शुरू कर सकते हैं फिर। कैन वी स्टार्ट? बोलिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इन दैट सेंस। 1 मिनट होगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है? चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली। आपका 1 मिनट जल्दी ख़त्म हो रहा है, फास्ट आंसर कीजिए।
ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। देखो ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो ये है क्या बोलते हैं, लेंस है उसका। सो आपको खाली लेंस फाइंड आउट करना है, राइट। अब उन्होंने जो बोला है वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर के आगे का नहीं देख पा रहा है वो, मतलब उसको कैसे कंडीशन है, द कंडीशन ही सफरिंग फ्रॉम इज मायोपिया। 2 मीटर के आगे का नहीं दिख रहा है पिया, मतलब कंडीशन कैसी होगी, मायोपिया। मतलब उसको पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है, दैट्स द इशू। सो ठीक है ना, दैट कैन बी डन। लेट्स से दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसका फिर ये अगर मायोपिया है तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ कॉनकेव। कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा रहता है, नेगेटिव। मतलब इसमें से सिर्फ नेगेटिव ऑप्शंस काम करेंगे, इधर दिस और इधर दिस, ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि अपने को कॉनकेव लेंस चाहिए, करेक्ट। नाउ फॉर दैट पर्पज हम लोग उसको इस पे से निकाल सकते हैं 2 मीटर पे से। पावर इज इक्वल टू हमको कितने का चाहिए, दैट से ये निकाला है ना उसका पावर कितना है, तो दैट वुड बी 1/फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा 2, सो 1/2 इज हाउ मच, 0.5। ओके, सो द आंसर इज 0.5D। हो गया, फिर इतना ही है, यस। सो दैट वुड बी 0.5D। लेकिन मेन क्वेश्चन इट शुड बी प्लस और माइनस। ऑब्वियसली रिक्वायर कॉनकेव, तो आंसर कैसा होना चाहिए, माइनस में, सो दैट शुड बी -0.5D। ये माइनस में लेना पड़ेगा तभी जाके माइनस में आएगा, सही है। ओके, सो द आंसर शुड ऑब्वियसली बी -0.5D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। जस्ट हैव टू आंसर इन लेट्स से विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आंसर करना। आपका समय ख़त्म हो रहा है, जल्दी से आंसर करना। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर का वो पढ़ पा रहा है, राइट, बट इज़ नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। आपने जो बुक में लिखा है वो नहीं देख पा रहा है, मतलब पास का नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर का दिख रहा है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इज द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम, द फार पॉइंट of his eyes has come closer to him, the far point his eyes has receded away। देखो उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। ओके, तो फार पॉइंट में इशू तो है ही नहीं उसके, फार पॉइंट में उसके इशू है ही नहीं, बिकॉज उसको कहाँ का दिख रहा है, सपोज लेट्स से सिर्फ पास का दिख रहा है, तो मतलब पास का नहीं दिख रहा है, तो पास वाले में इशू है, राइट। अब रिसीडेड अवे मतलब दूर चला गया या फिर क्लोज आ गया। अब देखो क्लोज आना तो अच्छी बात है, मतलब तुमको एकदम कम डिस्टेंस पे भी पढ़ लेट्स से आप पढ़ सकते हो, तो ये तो एक्चुअली वेलकम स्टेप है, तो ये तो नहीं चाहिए। तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा, द नियर पॉइंट ऑफ एज हैज रिसीडेड अवे, मतलब उसका पहला 25 सेंटीमीटर था वो, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, राइट। सो दैट इज द आंसर। चलिए अब इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो आपके पास कुछ फिगर्स हैं। A prism ABC's base is placed at different orientation. A narrow beam of white light is passed. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky? तो इसमें से बताना है कौन सा केस में, मतलब ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, और ये आपका थर्ड केस है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कंडीशन में ऊपर से जो भी कलर मिलेगा डिस्पर्शन के बाद वो ऊपर से तीसरा कलर नीला होगा। तो चलिए समय शुरू कर रहे हैं, ठीक से बताएं। आपका समय तो शुरू हो चुका है, तो कृपया कर जल्दी से आंसर दें।
ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए, सो देख लेते हैं भाई इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखो, ऊपर से अगर तीसरा कलर कौन सा चाहिए बोल रहे हैं, स्काई के जैसा। स्काई का कलर क्या है? ब्लू। अभी जनरल ये कैसा आता है, ऊपर से नीचे तक कलर कैसा आता है प्रिज्म में? तो विप जॉर के फॉर्म में आता है, करेक्ट। जो ऊपर से नीचे तक आता है तो विप जॉर के फॉर्म में आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि तीसरा कलर मतलब येलो आता है। अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमको थर्ड कलर कौन सा चाहिए? ब्लू चाहिए। ओके, सो ये रहा हमारा थर्ड। अब प्रॉब्लम ये है, ये दूसरी तरफ से उल्टा, मतलब तीसरा नंबर आता है इसका, ब्लू। ओके, सो वी नीड सच अ फिगर कि जिसके अंदर हमारा क्या हो, उल्टा आए, मतलब यू नो द पॉइंटर शुड बी लेट्स से उल्टा। अब इसके लिए सपोज जो हम लोग ये कर सकते हैं, सपोज जो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। लाइक हमको उल्टा टाइप में चाहिए, राइट? शेप सही है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन देख लो, ये सेकंड वाला कंडीशन देख लो। अगर सपोज बी सी इज योर बेस, ठीक है, बी सी बॉटम पे, तो इमरजेंट कैसा होगा? लेट्स से आपका वॉलेट दिखेगा, करेक्ट। मतलब लाइक इन द केस ऑफ ये आपका जो पहले सेकंड फिगर है, ये वाला, दिस वन, तो ये वाला जो फिगर है आपका, तो वो वाला काम करेगा, करेक्ट। ओके, ऊपर के नंबर्स बराबर नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, नीचे 2 है लिखा हुआ। ओके, तो ये फिगर में होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उल्टा रखा गया है प्रिज्म। तो जो भी कलर निकलेंगे, तो सबसे पहला कौन सा निकलेगा? वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड फिर रेड। हमको वैसे भी तीसरा नंबर किसका चाहिए था? ब्लू का, तो हमको वही मिला है, करेक्ट। सो द आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट। तो ये रहेगा ऑप्शन फिर, तो 2 इज द आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, तो नून को सन ये क्यों दिखता है, वाइट क्यों दिखता है? लाइट इज लीस्ट scattered, ऑल द कलर्स ऑफ द white लाइट आर scattered अवे, ब्लू कलर इज scattered द मोस्ट, रेड कलर इज scattered द मोस्ट। तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए, आपका समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जल्दी बताएं। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मून, लेट्स से नून के वक्त सन वाइट क्यों अपीयर करता है, राइट? इट्स अपीयरिंग वाइट। तो देखो कैसा रहता है कि लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऐसा बोल रहा है। नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि कैसा है ना, दोपहर के कंडीशन के वक्त सपोज लेट्स से आप अगर ऐसे खड़े हो, और अगर दोपहर की कंडीशन है, ये मान लो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, ऊपर सन है, सपोज ये रहा सन सपोज। तो इशू क्या है कि द डिस्टेंस की जो उसको ट्रैवल करना पड़ता है इन दिस केस इज़ वेरी लेट्स से मिनिमम। कैसे? देखो यहाँ तक आता है वो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है? बहुत ही कम है, वेरी लो, बहुत ही कम डिस्टेंस है। सो बिकॉज ऑफ दैट सपोज उसका ज़्यादा कुछ लेट्स से ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है। नाउ इन दिस केस सपोज हमको खाली इतना जानना है कि लाइक व्हाट विल हैपन। तो स्काई कैसा दिखता है? सपोज विल अपीयर एकदम से थोड़ा बहुत नून की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो द कंडीशन वुड बी कि लेट्स से पूरा स्कैटरिंग लेट्स से वहाँ पे हो ही नहीं रहा, राइट? ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ये नहीं हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो पूरा ब्लू दिखेगा, करेक्ट। एंड बाकी के फिर ऑप्शंस पूरे चले जाएंगे। सो यहाँ पर कंडीशन इज़ वेरी सिंपल, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हाट?
इट बैक हैपन्स बिकॉज ऑफ कि उसको बहुत ही कम डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर में से जाना पड़ रहा है. तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द नून अपीयर्स, लेट्स से सन जो है वो वाइट अपीयर करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. रेनबो की फॉर्मेशन में इसमें से कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है. जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन. आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है. थोड़ा सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखो क्या बोल रहे हैं वो इस क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. ठीक है, रेनबो बनाने के लिए इसमें से कौन सा चीज़ का इस्तेमाल होता है? ओके, रिफ्रैक्शन तो पक्का लगेगा. तो देखो रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन है ही नहीं. सेकंड थिंग, डिस्पर्शन भी लगेगा, राइट? डिस्पर्शन, 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 राइट? क्या हमको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लगेगा? हाँ, इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा, लेकिन सिर्फ इंटरनल, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो दैट मीन्स सी ऑप्शन वुड बी गुड फॉर दिस, राइट? तो इससे आपका रेनबो तैयार हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक व्हाट. ठीक है, ट्विंकलिंग क्यों होती है? तो ट्विंकलिंग बतानी है आपको, ट्विंकलिंग क्यों होती है. ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है. अब आंसर कीजिए कि ट्विंकलिंग क्यों होती है. आपको खाली इतना बताना है कि ट्विंकलिंग होती क्यों है. आपका 1 मिनट ऑलरेडी शुरू हो चुका है. आपके पास ऑप्शंस है, उसमें से ही बताना है. ऐसा भी नहीं है कि लेट्स से कुछ डिफिकल्ट इसमें से बताना है. ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी द आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस इटसेल्फ. जल्दी से आंसर कीजिए. सुपर सिंपल, राइट? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. जल्दी से आंसर कर लेते हैं इसका. सो क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, राइट? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली. तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स. नहीं, ये तो पहला ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, राइट? फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा. पानी के ड्रॉपलेट्स की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस. हाँ, एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर्स होते हैं, तो हर एक लेयर अलग अलग टाइप से रिफ्रैक्शन करता है. बिकॉज ऑफ दैट आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट मिलता है. स्कैटरिंग का कोई संबंध नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी नहीं. सो आंसर वुड बी बी इन दिस केस, राइट? बी रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. विद दैट सेड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका 1 मिनट शुरू होता है अब. जल्दी से आंसर करना है, ठीक है? मैं टाइम सेट कर देता हूँ, आप आंसर बता देना. Okay, so do let know the answer as quickly as possible.
ओके, आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो योर टाइम इज अप। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, वो ब्लू क्यों दिखता है? तो ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, violet and blue lights get scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere, light of all other colors is scattered more than the violet and the blue color lights of the atmosphere. Okay, तो clear sky blue क्यों दिखता है? राइट, तो बहुत ही ईजी है। ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब होती तो दिखता ही नहीं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ये सही है। लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड द ब्लू कलर लाइट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आंसर क्या रहेगा? सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर? तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है, ठीक है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us discuss the answer for this question. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? Air के अंदर का, तो it's quite simple, right? हमको खाली बताना है कि air के अंदर का suppose let's say which of the following statements is correct? Red light moves fastest, ठीक है, आपको ये पूछ रहे हैं रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। एयर के अंदर का रेड लाइट मूव्स द फास्टेस्ट, ये बराबर है, रेड लाइट फास्ट मूव करती है, लेकिन एयर का पूछ रहे हैं, एयर में सबकी स्पीड सेम होती है। ब्लू लाइट मूव्स फास्टेस्ट देन ग्रीन लाइट, ये भी गलत है। एज आई टोल्ड यू एवरी कलर विल हैव द सेम स्पीड, ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, हाँ सही है, एयर के अंदर सबका स्पीड सेम होता है। येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड द वायलेट लाइट। मीन का क्या संबंध है, एवरेज थोड़ी होगा। सो आंसर इज सी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 1 मिनट है आपके पास, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। फाइन, चलिए आंसर कीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले वो देख लेते हैं। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर, ओके रेड रहते हैं। दीज कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल द कलर्स, रेड लाइट के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ करते हुए इस टाइप में? तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, इज स्कैटर्ड द मोस्ट लाइकली बाय स्मोक और फोग। रेड लाइट को स्कैटर करना इतना आसान नहीं है। स्कैटर्ड द लीस्ट, हाँ ये बराबर है, सबसे कम स्कैटरिंग होती है इसलिए तो उसको यूज़ करते हैं बिल्डिंग के ऊपर डेंजर सिग्नल। इज एब्सॉर्ब इज लेट्स से एब्सॉर्ब द मोस्ट बाय स्मोक और फोग, ये तो गलत है।
मूव्स फास्टेस्ट इन एयर, ठीक है, एयर के अंदर सभी कलर का स्पीड सेम रहता है. सो द मेन आंसर इज इट्स नॉट स्कैटर्ड अवे बाय मेनी ऑफ दी, सपोज लेट अस से पार्टिकल्स वगैरह इसको स्कैटर नहीं कर पाता है, दैट्स द रीजन. चलिए, तो आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए. नहीं आता है तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, लेकिन तब तक पहले ट्राई कर लो. आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. चलिए आंसर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था. ऑल वी हैव टू डू वाज लेट्स से थोड़ा सा बताना था कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन. तो रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो, वो तो जनरली कब की कंडीशन होती है? सनराइज एंड सनसेट की, करेक्ट. तो यहाँ पर सपोज एक लेयर होता है आपका एटमॉस्फेयर का, तो ड्यूरिंग सच सिचुएशन यहाँ पर सपोज आपका सूरज क्या है ना, रेड दिखता है, करेक्ट. ओके, तो ये पूरा आ जाता है इन दिस केस ऐसा, एंड डिस्टेंस काफ़ी कवर करना पड़ता है इन दिस केस. सनसेट ऑल्सो, ये तो सनराइज की बात है. सनसेट के वक्त भी सेम कंडीशन होती है, मतलब लाइक ज़्यादा ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है ना. बिकॉज ऑफ दैट आपको जो सनराइज सनसेट पे कलर दिखता है वो इसकी वजह से. तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता, 7 कलरों में डिवाइड नहीं होता वो. स्कैटरिंग ऑफ लाइट सपोज लेट्स से इज द बेसिक रीजन फॉर दिस. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ ये भी नहीं. सो आंसर इज स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब. क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए. सो इट इज़ द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू. तो वो जो डीप सी में ब्लू कलर रहता है वो किसकी वजह से रहता है? ठीक है, ऑल योर टू आंसर इज व्हाई इट इज ब्लू इन कलर. ओके, चलिए तो शुरू कर लेते हैं. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. Okay, so please answer properly. Okay, so समझ के बताना है, no mistakes. जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. लेट्स से इन टर्म्स ऑफ आवर टॉपिक इज़ रियली इंटरेस्टिंग. तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि वाई सो, ऐसा आंसर क्यों है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. नाउ विद दैट पॉइंट सेड, लेट अस टॉक अबाउट हमारा नेक्स्ट वाला जो चीज़ है वो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी दिस क्वेश्चन. द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू. तो ब्लूइश कलर क्यों रहता है? आपको मैं ठीक से बता दूं, वाटर इज कलरलेस होता है. पानी का कलर कैसा रहता है? टोटली कलरलेस. वो अपीयर इसलिए करता है बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वजह से. सो द आंसर वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, उसकी वजह से दिखता है, बाकी कुछ नहीं, राइट.
चलिए, सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ देता हूँ पहले। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द। रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा किधर होता है? जब लाइट आंखों के अंदर घुसती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? तो क्रिस्टलाइन लेंस, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। चलिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल बी हेल्पिंग आउट ऑब्वियसली, लेकिन तब तक पहले ट्राई करना है। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए, आंसर देख लेते हैं। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द। ओके, रिफ्रैक्शन कहाँ ऑकर करता है? तो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, जब भी लाइट रे एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? क्रिस्टलाइन लेंस पे? बिल्कुल नहीं। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, हाँ, आउटर सरफेस के कॉर्निया पे ही एक्चुअली रिफ्रैक्शन होती है स्टार्टिंग में सबसे। आइरिस तो अंदर है, प्यूपिल भी अंदर है आंखों के। द आंसर इज आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, राइट। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। अगर उनको सपोज से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इंप्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के। प्लस आइकॉनिक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी,
ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती हैं। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Life 10 अजिंक्य सोलुंके LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Life 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना, और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ऑफर वैलिड ओनली टिल 16 जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Life 10। अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्जाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, 9th and 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, एंड ये एग्जाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज गिव दिस एग्जाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore worth of scholarships instead of 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 days की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्जाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज दिस कोड, दैट इज AS Life 10 अजिंक्य सोलुंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें, AS Life 10, और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें।
आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS Live 10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड AS Live 10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है, AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से, तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है, 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, SST हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच SST सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।